ब्रेक से पहले हम लोग आज चूंकि 7 जून है और अब से एक महीना पहले 6-7 की रात को ही पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के ऊपर भारत ने हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। तो आज हमने आपको थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश करते हुए बताया कि उस दिन क्या हुआ था। और ये एक बयान दिखाया अभी कि पाकिस्तानी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि इंद्र भारत ने हमको इतना मारा, 80 जहाज़ भेजे हमें मारने के लिए, 400 मिसाइल लगा रखी थी, हमें बचने के लिए, लड़ने के लिए आप हमें हथियार दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए। वो अमेरिका में जाकर इस बात की गुहार लगा रहे हैं। तो ये तो इस बात का पहला प्रमाण कि आपने इतना मारा कि पाकिस्तान बिलबिला गया। दूसरी बात होती है डिप्लोमेसी की। भारत में हमारा विपक्ष जो है सरकार के पीछे इस बात को लेकर के पड़ा है कि आपकी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। पाकिस्तान को किसी देश ने क्रिटिसाइज नहीं किया आतंकवादी हमले के लिए। आपके वहां जाकर हमला करने को लेकर रोका किसी ने नहीं, तो किसी ने समर्थन भी नहीं किया। तो ऐसे में कैसे, और पाकिस्तान यूएन की टेरर कमेटी में पहुंच गया, वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चीफ बन गया, $40 बिलियन का उसको वर्ल्ड बैंक लोन देने वाला है। तो पाकिस्तान को तो रिवॉर्ड कर रही है दुनिया। और ट्रंप कहते हैं कि बड़ी अच्छी लीडरशिप है पाकिस्तान की, और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने सीज फायर करा दिया। अब दो खबरें मैं आपको फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के हवाले से देने जा रहा हूं। दोनों भारत के लिए अच्छी खबर है। पहला, आपने ये खूब चर्चा सुनी कि G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। G7 मतलब दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित देश। इनमें कौन कौन आता है? यूएस और कनाडा आता है। इसके अलावा यूरोप के इसमें 4 देश हैं। इसमें यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये G7 जो है ये कहलाता है। इसमें रशिया भी नहीं होता, इसमें चाइना भी नहीं होता, एक जापान है इसके अंदर। लेकिन ये G7 देश जब भी मिलते हैं पिछले लगभग 1 दशक से या उससे ज़्यादा से, ये एक परंपरा है, क्योंकि भारत की रफ्तार जो इकोनॉमी की है और जो साइज है हमारी इकोनॉमी का, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हुआ करते थे, अब हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी हैं, तो वो भारत को इनवाइट करते ही हैं इस समिट में। क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड पॉलिसी की वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये भारत के बगैर नहीं हो सकती। भारत इतना इंटीग्रेटेड है इस वक्त दुनिया के साथ, दुनिया की इकोनॉमीज के साथ। तो न्योता नहीं आया था, तो भारत में ऑपोजिशन ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब तो कनाडा पूछ भी नहीं रहा आपको, बुला भी नहीं रहा है आपको। और फिर होते होते कल न्योता आ गया। उनके प्रधानमंत्री ने बाकायदा बयान दिया और मोदी जी ने उसको स्वीकार भी किया। उनके प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या भारत G7 सम्मेलन से दूर रहने वाला है। अब क्लियर है कि मोदी इस सम्मेलन में होंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ दुनिया का एक लोकप्रिय देश है, इसलिए G7 सम्मेलन की अगुवाई करने के नाते हम भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने जा रहे हैं। तो आप पहले उनकी एक बात सुनिए। We are in the role, Canada is in the role of the G7 chair, and in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. अब ये मार्क कार्नी जो बात कह रहे थे, इसमें 2-3 बातें भारत के लिए बहुत अहम। मिलिट्री माइट तो पाकिस्तान ने देखी, इकोनॉमिक माइट दुनिया देखती है, और वो उस शक्ति को इग्नोर कर नहीं सकती। कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे। इससे पहले जो ट्रूडो थे, ये उन्हीं की पार्टी के हैं। ट्रूडो का इस्तीफा हुआ तो ये मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बने। तो पार्टी की पॉलिसीज तो वही है। हमारा इनके साथ झगड़ा क्या था कि इनके यहाँ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, और उन आतंकवादी, उसमें से एक आतंकवादी की वहां पर किसी ने हत्या कर दी। इन्होंने इल्जाम भारत के ऊपर लगाया कि भारत करवा रहा है। अब वो झगड़ा इतना लंबा चल गया कि हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते लगभग टूट गए। ये जो अभी बयान दे रहे थे, इनसे रिपोर्टर का सवाल ये था, जो वहाँ पे एक कैनेडियन रिपोर्टर था, कि हमारा जो भारत के साथ झगड़ा है कि भारत ने एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या कराई, ऐसा आप आरोप लगाते हैं, तो आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उसका जवाब मार्क कार्नी दे रहे थे कि हम कैसे इग्नोर करें।
वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड सप्लाई चेन जो है उसमें भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इंटीग्रेटेड है। आप भारत के बिना इस मेज पर बैठकर बात करेंगे क्या? तो ये सबक है जो हमारे यहां भी लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया भारत को इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया के देश आज जो इकोनॉमीज दुनिया की हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ही चल सकती हैं और भारत उसमें एक बहुत अहम पहलू है। अब सवाल यह आता है कि क्या कनाडा ने ये खुद किया होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पीछे से धक्का मारा गया कि भाई मतलब क्या है, इंडिया के बिना क्या बात करोगे, बुलाओ उसको। तो सर आप किस ओपिनियन के हैं कि कनाडा को खुद लगा कि नहीं भारत की इस टेबल पर होना चाहिए, या पीछे से और बाकी देशों ने कहा? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें हैं। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ में जितने भी ट्रेड के जो रिलेशंस थे वो रेस्टोर होने चाहिए, वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ ये है कि G7 में सभी देशों का कुछ ना कुछ भारत के साथ में इस समय कोई ना कोई ट्रेड डील चल रही है। राइट। और सब चाहते हैं कि मोदी से मुलाकात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब G7 कंट्रीज़ मिलते हैं, इनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर भारत यहाँ नहीं तो इसका मतलब भारत पूरी तरह से SCO में और भारत पूरी तरीके से ब्रिक्स में। तो वो जो एंगल है वो नहीं चाहते, क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके बाद में ये बैलेंस चीन और रूस के फेवर में चला जाएगा अगर भारत सीधा अगर यहाँ नहीं होता है और वहाँ होता है। तो ये चीज़ इनके सबके दिमाग में होती है, अमेरिका के दिमाग में भी होती है, और जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अभी आप G7 की GDP जो है वो SCO की GDP से ग्रॉस अगर जोड़ दिया जाए, सबकी GDP मिला के SCO की GDP से और ब्रिक्स की GDP से कम हो गई है आज की डेट में। तो उसका वर्चस्व और ज्यादा कम हो जाएगा अगर भारत वहां से निकल जाता है। एक जो आपने बताया, ये इन 7 देशों को ही आप ले लेना, इस साल के अंत तक भारत या 1-2 वर्षों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। आप जापान को बीट कर चुके हो, वो मार्क कार्नी 5th कह रहे थे, आप 4th हैं एक्चुअली, आप जापान को पीछे कर चुके हैं। अब आगे है जर्मनी और आपके बीच में बहुत फासला इकोनॉमी में है नहीं, ये 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो उस मेज में जो 7 देश बैठेंगे, आप वर्चुअल अगर समझें आप, तो भारत का 1-2 साल का पोटेंशियल ये है कि वहां नंबर 2 इकोनॉमी भारत होता। केवल यूएस की इकोनॉमी उन सारे देशों में से भारत से ज्यादा होगी, बाकी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। और आप कह रहे हो भारत के बिना बात करेंगे। सर इसमें 2 एंगल और हैं बैल साहब। पहली तो ट्रंप के साथ आमना सामना होगा मोदी साहब का। बिल्कुल। ट्रंप पहले ये कहते थे मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मीडिएशन कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी। अब वो कहते हैं कि मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा इसका। लेकिन दोनों की मीटिंग होगी पहली बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी, मीटिंग तो वहां पे होगी। 2019 से जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हर G7 मीटिंग के लिए, और इस बार भी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कनाडा ने अपने आप नहीं इनवाइट किया महीनों पहले, तो उनको अच्छा तगड़ा झटका लगा है बाकी G7 कंट्री से कि अगर इंडिया नहीं है तो इस मीटिंग का क्या फायदा है। तो इंडिया का वो रुतबा है आज। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जो 2 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है रूल ऑफ लॉ। ये बात करते हैं, और अनीता आनंद जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि रूल ऑफ लॉ तो रहेगा कनाडा के अंदर, लेकिन हमें पार्टनरशिप बनानी है। इसका मतलब भारत के साथ पार्टनरशिप बनानी है। निज्जर कंट्रोवर्सी वो पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल, अब निज्जर कंट्रोवर्सी को वो पीछे कर रहे हैं। और दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी कंसर्न्स पे डिस्कशन। किसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स? भारत की। और किसके ऊपर? खालिस्तानी एलिमेंट जो वहां पे है। इस बार आपने देखा जो उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो पिछली बार 25 सीट लेके उसने ट्रूडो को सपोर्ट किया था, और उसकी वजह से उनके कई मिनिस्टर थे, और उस वजह से भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, आज सिर्फ 7 रह गई हैं सीट्स उनकी, 25 से 7 पे आ गए हैं। उनका अब कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सही समय है जब भारत जा रहा है, और जब भारत कनाडा के साथ डिस्कस करेगा तो पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, स्पेशली जब टैरिफ्स का वॉर चल रहा है कनाडा और अमेरिका के बीच में। आप मानेंगे नहीं, आज कनाडा के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 3 गुना हो गई हैं। जो एसेंशियल चीजें जैसे मिल्क की है, दूध की जो कीमतें हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं, जो आता था अमेरिका के साथ से। तो आज सही समय है कि जब हम बात करें कनाडा से, आज सही समय है जब हमको वहां ट्रंप भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करें, उनको कहें कि ये जो पाकिस्तान मांगता है, ये डिफेंस इक्विपमेंट, और जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है IMF और FATF के अंदर, और खासकर FATF के अंदर,
पर उनको ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है ताकि आतंकवाद रुक सके, और उनको वापस याद दिलाना है कि आतंकवाद चाहे वो डैनियल पर्ल का था, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग का लेकिन था। ये ठीक है, हम ये चाहते हैं, लेकिन अब जो सबूत दुनिया दे रही है, तो एफएटीएफ तो अभी लगता नहीं कि पाकिस्तान कहीं एफएटीएफ में जा रहा है। अब उसको आप एंटी टेरर कमेटी का वाइस चीफ बना रहे हो, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि देखिए, वो FATF में जाए? नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है और ये रोटेशन पे जाती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी देख के दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको जो काउंटर टेररिज्म में डेप्यूटी बनाया गया चेयरमैन, और उस पे बनाया गया तालिबान कमिटी, सैंक्शंस कमिटी में उसको जो चेयरपर्सन बनाया गया, ये उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं बनाया गया, ये तो रोटेशनल सीट्स हैं। जी, अब सर वो सवाल, ट्रंप और मोदी जी आमने सामने होंगे और फिर भारत से लोग कहेंगे, मोदी जी अब तो जाके बोलोगे ना ट्रंप को, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आपने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, फिर शोर होगा हमारे यहाँ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ये G7 का मुद्दा है, G7 के अंदर जितनी मीटिंग 2019 से जैसे पहले बोला गया है, भारत हमेशा उसका हिस्सा रहा है। पहले G8 होता था, रशिया के उन्होंने निकाला क्रीमिया के बाद, और बाद में ये सोच रहे थे कि रशिया को दोबारा G7 में डाला जाए, लेकिन फिर हो गया ये 2022 में जो यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया, उसके कारण फिर उन्होंने उसको होल्ड में डाल दिया। अभी जो ये मीटिंग हो रही है G7 की कनाडा में, कनाडा ने मार्च के महीने में भी जेलेंस्की जैसे लोगों को न्योता भेज दिया था, वो भारत को नहीं भेजा था। तो जो भी इनके अंदर कश्मकश चल रही थी, अब इनको बता दिया गया और मेंबरों के द्वारा कि भारत के बिना G7 का कोई वजूद या एक जिसको बोलते हैं एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भारत एक पिवटल जगह पे बैठा है, जहां ग्लोबल साउथ हमारे नीचे है और ग्लोबल नॉर्थ के साथ हमारा कनेक्ट है। हमारी अपनी इकॉनमी, अपना जो कंजम्पशन है, हमारी अपनी यहाँ पे जो खपत है, पूरी दुनिया के वो सामान की बहुत बड़ी है, इसलिए कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब जहाँ तक रहा मोदी साहब का ट्रंप के साथ में मुलाकात, वो ज़रूर होगी ऑन द साइड लाइन्स, और ये सारे मुद्दे वहाँ पे जब डिस्कस होंगे कि क्या ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट करके दोबारा उग्रवाद को, टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका अपना इंटरेस्ट जरूर होगा अमेरिका का कि चाइना से इसको किस तरह से उसके इन्फ्लुएंस से निकाला जाए। पाकिस्तान को हो सकता है उसके चक्कर में चेष्टा कर रहे हो कि थोड़ा लॉलीपॉप खिलाओ पाकिस्तान को और ये चीन के चुंगल से निकल जाए, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि CPEC ना बने। अमेरिका नहीं चाहता CPEC बने, क्योंकि उससे चाइना तगड़ा होता है, और जो इसका सी रूट है, वो उसका अगर सी रूट है तो वो एक थ्रेट के अंदर है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए बढ़ती है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर आपको बताता हूं, जब डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो जब पाकिस्तान को भारत से मार पड़ी तो उसने दुनिया के बहुत सारे देशों से मदद मांगी। आपने देखा था शहबाज शरीफ ने इतने सारे थैंक यू एक लाइन में बोले थे, इसको भी थैंक यू, उसको भी थैंक यू, इसको भी थैंक यू। एक थैंक यू रह गया था, वो अब आया है। पाकिस्तान ने सीज फायर कराने के लिए सिर्फ अमेरिका को, इन मुस्लिम कंट्रीज से जाकर ही बात नहीं की थी, उसने रशिया से भी बात की थी। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उनके पास शहबाज शरीफ ने अपने स्पेशल असिस्टेंट को, यानी आप कह लीजिए अपने विशेष दूत को भेजा एक चिट्ठी लेकर के, और कहा कि आप प्लीज अपनी दोस्ती के रिश्तों का इस्तेमाल कीजिए भारत के साथ और हमारी भारत से बात करा दीजिए। अब ये खुलासा हो रहा है और इसमें बाकायदा नाम सामने आए हैं, उस व्यक्ति का भी नाम आया है जिसको कि शहबाज शरीफ ने भेजा था। तो अब आप देखिए पाकिस्तान की डेस्परेशन इसमें कितनी है कि हमसे बात करें। मैं बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, हमारे पास है तो वो भी दिखा दीजिए। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, वी आर हियर टू अपील टू यू रिक्वेस्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स टू एड अस इन दिस परसूट ऑफ पीस। यूनाइटेड स्टेट्स if it puts its might behind peace can speak to India and explain how it's in all our interest to resolve our issues। कि अमेरिका भारत से जाकर के कहे कि भाई आप जाकर के बात करो, पाकिस्तान से डायलॉग करो। क्यों है डेस्परेट पाकिस्तान इतना सर? रूस से भी कह रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि हमारी बात करा दो। देखिए, सबसे पहला डेस्परेशन तो है पानी, क्योंकि पानी के चक्कर में, पानी में भी 4 चिट्ठी लिख चुका है सर वो भारत को। हाँ, वही 4 चिट्ठियां। हाँ, वही है सबसे बड़ी मुसीबत इनकी, यही है कि भारत ने पानी बंद कर दिया। अभी अगर कोई इंटरवीन करेगा नहीं, हमारी वो सुनेंगे नहीं, हमारी बात मानेंगे नहीं। और किसी से, जितने भी भारत के दोस्त हैं, सभी को रिक्वेस्ट करो कि भैया किसी तरीके से पानी छोड़ दो। तो पानी एक ऐसी मुसीबत है उनकी इस दिमाग। अभी पहले तो बड़े जोश में बोल रहे थे, यही बिलावल भुट्टो जो आपके सामने आप जो स्क्रीन पर हैं, ये बड़े जोश में बोल रहे थे कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये भी अब वो जो है पानी भी रुक गया,
और पानी की अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अनाउंस हो रहे हैं। तो अब अगर हिम्मत है तो खून की नदियाँ बहा के दिखाओ, वो भी भारत तैयार है। हमने भी बोला है कि जी हमने पॉज किया ऑफ सिंदूर, आप जरा कुछ करके दिखाइए, उसके बाद बताते हैं आपको। तो ये जो मैसेज है, इस मैसेज से उनको निकलने के लिए कोई तरीका नहीं बन रहा है सिवाय इसके कि भारत के दोस्तों को अप्रोच किया जाए।